नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत मंजिल जंक्शन पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है चैप्टर 5 कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी के नोट्स के माध्यम से। इसमें पूरा जो है नोट्स कंप्लीट किया गया है। चैप्टर 5 के जितने इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कवर की गई हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें जो है क्या है, इन्होंने कहा है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बारे में है कि पृथ्वी एक हमारा ऐसा ग्रह है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है, क्या है? पृथ्वी एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। ठीक है, क्योंकि जीवन के लिए हमारी कितनी 3 तत्व हमारे इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक हमारी भूमि होनी चाहिए, दूसरा हमारे जल होना चाहिए और तीसरी हवा होनी चाहिए, जो पृथ्वी पर ही मौजूद है और कहीं पर ऐसी कंडीशन नहीं पाई जाती है। पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें लिथोस का अर्थ हमारा पत्थर से रिलेटेड होता है, एटमॉस का जो मतलब होता है ये वाष्प से रिलेटेड होता है, और हाइड्रो से मतलब होता है जल से, और बायोस से मतलब जीवन से रिलेटेड होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के परिमंडल। ठीक है, इसमें क्या है कि इसको पृथ्वी को एक तरीके से पृथ्वी के 4 परिमंडलों में विभक्त किया गया है। 4 डोमेन ऑफ अर्थ बताए गए हैं। क्या क्या? पहला हमारा लिथोस्फीयर, दूसरा एटमॉस्फेयर, भूमंडल, वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जिसे जलमंडल बोलते हैं, बायोस्फीयर। ये हमारे 4 भागों में इसको परिमंडलों में विभक्त किया गया है, जिसमें से हमारा लिथोस्फीयर है वो हमारे ठोस भाग को बोलते हैं, जिस पे हम लोग रहते हैं। ठीक है ना, ये हमारा लिथोस्फीयर किसको बताता है? ये हमारा वो है पृथ्वी का भाग है, ठोस भाग, जिस पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, वायुमंडल क्या होता है? ये गैसों की परतें होती हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है। ठीक है, ये क्या होती हैं? ये हमारी गैसों की परतें होती हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं। ओके, जलमंडल हमारा क्या होता है? जलमंडल में हमारे हाइड्रोस्फीयर में पृथ्वी का ये बहुत बड़ा भाग है जिसमें सिर्फ जल पाया जाता है। इसमें जल कैसे हो सकता है? हमारा बर्फ के रूप में भी हो सकता है जल, और जल होता ही हमारे जलवाष्प भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें बर्फ भी होती है, जल भी होता है, और जल वाष्प को भी सम्मिलित किया जाता है। ओके दोस्तों, ये हमारा जलमंडल के बारे में हो गया। अब हम आगे देखते हैं जीवमंडल, जो बायोस्फीयर के बारे में है। ठीक है, जीवमंडल क्या है? ये एक सीमित क्षेत्र होता है जहाँ पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं तथा सभी प्रकार के जीवन को आश्रय देते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के स्थल, जल तथा हवा हमारे जीवमंडल में ही हमारे मिलते हैं और सभी प्रकार के जीवन को आश्रय देते हैं। इसी जीवमंडल, जीव से ही याद रखना कि जहाँ पर जीवन संभव हो वो हमारा जीवमंडल है। तो हमारा भूमंडल मतलब भूमि से याद रखना, जहाँ पर हमारा ठोस भाग हमारा पाया जाता है। वायुमंडल समझ ही में आ रहा है इसी वर्ड से। जलमंडल में जल पाया जाएगा, और जीवमंडल में बायोस्फीयर में वहाँ पर क्या पाए जाएंगे? जीवन की संभावना, जहाँ पर जीवन ज़्यादा मात्रा में, जहाँ पर जीवन है पूरी तरीके से, सभी प्रकार के जीवन को आश्रय देता है, मिलता है, और जहाँ पर स्थल, जल, हवा सब एक साथ मिलते हैं, वो हमारा जीवमंडल कहलाता है। ओके, आ जाते हैं भूमंडल, लिथोस्फीयर एवं चरम बिंदु। क्या है? इसमें कहा गया है कि भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। ये क्या होता है? भूमंडल। अब एक एक करके बात कर रहे हैं।
परतों से बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। भूभागों को दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या? महाद्वीप और महासागरीय बेसिन, ओशियन बेसिन। ठीक है, तो हमारा कंटिनेंट जो महाद्वीप है, ये बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जो हमारा महाद्वीप होते हैं ये बड़े स्थलीय भूभाग होते हैं जिनको हम महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा ओशियन बेसिन आ जाता है, ये बड़े जलाशयों के तल के भीतर हमारे ये क्या होते हैं, ये बड़े जलाशयों के तल को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। जो बड़े जलाशय होते हैं उनके तल को हम क्या बोलते हैं? महासागरीय बेसिन बोलते हैं। ओके। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी समुद्र तल का जो समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है, इसलिए स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना गया है। अब देखिए दोस्तों, ये जो समुद्र वाला कॉन्सेप्ट है कि ये हमारा सभी जगह इन्होंने कहा है कि महासागर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और समुद्र तल का सभी जगह मान समान होता है, उसको हम जीरो मान के चलते हैं। और फिर वहाँ से ऊंचाई जो मापी जाती है, समुद्र तल से ऊंचाई इतनी, समुद्र से ऊंचाई इतनी, वो हम मानते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट। देखिए दोस्तों, ये पहले जो है इसकी सर्वोच्च शिखर माउंटेन एवरेस्ट की जो है ऊंचाई हमारी 8,848 थी। अब उसके बाद जो है अब ये थोड़ा सा इसमें बढ़ोतरी हुई है, अब ये हो गई है लगभग 8,848.86 के लगभग। ठीक है दोस्तों, ये लगभग इतनी बढ़ गई है क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसके रीजन, ऊंचाई बढ़ने के कारण क्या क्या है कि लगातार प्लेटों में हलचल तथा बर्फ़ का जो परत है उसका जुड़ना। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसा था कि मतलब हम लोग स्थल चीज़ें जितनी चट्टानों को ही नापते थे, जो होती थी पर्वत की चट्टानों को ही मापा जाता था। जैसे पहले चीन था दोस्तों, तो सिर्फ जो है पर्वत की जितनी भी चट्टान होती थी उनको मापता था, जबकि नेपाल जो है ये जो है चोटी के ऊपर जमी बर्फ़ को भी नापता था। ठीक है ना, तो ये जब दोनों अब देशों में जब ये नया सर्वे हुआ तो अब इसमें जो है बर्फ़ के सहित पूरी ऊंचाई जो है लगभग इतनी काउंट होके आई है, जो 8,848.86 या, ठीक है ना दोस्तों, ये हो गई हमारी इतनी। अब इसमें अगर देखें कि और इसमें कोई कॉन्सेप्ट बचा है, हाँ, तो ये बढ़ने का कारण क्या था कि जो हमारी टेक्टोनिक प्लेटें हैं उनमें हलचल हो रही है लगातार, ऊंचाई बढ़ने के कारण ये है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें, टेक्टोनिक प्लेट का टॉपिक अलग है दोस्तों, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल इतना हो गया, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, सबसे गहरा भाग क्या है? प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त जो है, जिसकी हमारी गहराई 11,022 है। अब समझ लीजिए दोस्तों, ये कितना ज़्यादा है, हमारा माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है, समझ लीजिए इसकी गहराई प्रशांत महासागर की। अब समझ लीजिए, तो 11,022 जो हमारा मेरियाना गर्त है वो हमारा कितना है दोस्तों? 11,000 मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई हमारा कितनी है? 11,022। अब हम एक एक करके थोड़ा सा इसको समझेंगे दोस्तों। देखिए, ये इसको समझने के पहले हम लोग जो है ये देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा पूरा पृथ्वी है, ये हमारी पूरी पृथ्वी है। एक बार आप इसको देख लीजिए, ये पूरा मैं दिखा दे रहा हूँ, फिर एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इसकी। ये देखिए, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए दोस्तों। ये जो है ऐसे हमारा ये हमारा एशिया दिख रहा होगा आपको।
ठीक है दोस्तों। ओके, फिर इसकी ये हमारा अफ्रीका, ये यूरोप, अब ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ठीक है। अब एक ये हमारा यहाँ पर ये हमारा उत्तरी अमेरिका हो गया, ये हमारा दक्षिण अमेरिका हो गया दोस्तों। अच्छा, अब इसमें से जैसे और देखते हैं, ये हमारा जो है ये हमारा दक्षिणी महासागर हो जाएगा, ये अंटार्कटिका हो जाएगा और ये आर्कटिक महासागर हो जाएगा। तो ये हिंद महासागर, और ये यहाँ पर प्रशांत महासागर है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले हम आ जाते हैं एशिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो है एशिया जो है, एक एक करके समझेंगे तो समझ में भी आएंगी चीज़ें, नहीं खिचड़ी बन जाएगी पूरी। ये जो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसका लगभग 1/3 जो है हमारा दोस्तों क्षेत्रफल, लगभग पूरी पृथ्वी का लगभग 1/3 क्षेत्रफल है। और इसको और समझते हैं, इससे जो है हमारी ना, यहाँ से ये देखिएगा, ये कर्क रेखा जो है हमारी, इससे इस महाद्वीप एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा जो है एशिया महाद्वीप से होकर ही गुजरती है। ये जो कर्क रेखा है ये एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। इसमें जो है यहाँ पर जो है हमारा क्या है, जैसे यहाँ पर देखिएगा ये दोस्तों, ये यूराल पर्वत है। ये यूराल पर्वत क्या करता है, यूरोप को एशिया से अलग करता है। जो हमारा ये क्या करता है, यूरोप और एशिया के संयुक्त, आप देखिए अगर इसको, ये जो संयुक्त भूभाग पे है, लेकिन ये इसको क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। ये एशिया को ये जो है यूरोप से अलग करता है, और इसके संयुक्त भाग को क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। ओके दोस्तों, ये हमारा इतना हो गया। अब हम आ जाते हैं अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं एक एक। ये अफ्रीका देखिए दोस्तों, ये ठीक है। तो अफ्रीका में क्या है कि जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, ये दूसरा जो है सेकेंड लार्जेस्ट हमारा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। और यहाँ से हमारी देखिएगा, आप इसको देखिएगा, यहाँ से हमारी कर्क, यहाँ से एक मिनट रुकिए, ये जो है देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये हमारी यहाँ से कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं हमारी, यहाँ से एक ऐसा महाद्वीप है जिससे हमारा एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे हमारी तीनों रेखाएं, हमारी कर्क, विषुवत, मकर रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यहीं पर हमारा सहारा के रेगिस्तान इसी में पाया जाता है, ठीक है। ये सहारा के रेगिस्तान हमारा इसी में है, सहारा रेगिस्तान, ठीक है। नील नदी हमारी विश्व की सबसे लंबी अफ्रीका से होकर ही बहती है। नील नदी हमारी कहाँ, अफ्रीका से होकर ही बहती है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं उत्तरी अमेरिका, ठीक है। एक एक करके समझ में आ जाएगा ना दोस्तों, नहीं तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी इसमें, ठीक है। वैसे भी थोड़ा सा चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, उत्तरी जो अमेरिका है हमारा, ये विश्व का ये तीसरा सबसे बड़ा, हमारा उत्तरी अमेरिका तीसरा हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यहाँ पर जो है ये देखिए, ये तीसरा महाद्वीप है। और उसके बाद जो है ये, अगर इसको देखें तो ये दक्षिण अमेरिका से ना, ये किससे, ये जो स्थल संधि है, ये इसको बोलते हैं हमारी स्थल संधि। ये हमारी स्थल संधि दक्षिण में पनामा स्थल संधि, जो इसको क्या करती है, दोनों के एक दूसरे से क्या करती है, सक्रिय भाग से ये जुड़ा हुआ है दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पनामा स्थल संधि। ये एक दूसरे को क्या करता है, जोड़ के रखता है, यहीं से ये जुड़ा हुआ भाग है ये दोनों। ओके, अब आ जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। ये देखिए नीचे
दक्षिण अमेरिका में ये देखिएगा दोस्तों, ये जो है, ये हमारी जो दिख रही ना आपको, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और विश्व की जो हमारी अमेजन नदी यहीं पर बहती है दक्षिण अमेरिका में। ये देखिए अमेजन नदी आपको दिख जाएगी, ये अमेजन नदी आपको दिख जाएगी। ठीक है दोस्तों, 6 क्लास के हिसाब से ही हम लोग बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस ये है कि 6 क्लास में जितना है थोड़ा उतना हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, फिर आगे भी तो पढ़ेंगे ना दोस्तों डिटेल में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर अगर डिटेल करेंगे 6 क्लास ख़त्म ही नहीं होगी, तो क्योंकि डिटेल में घुसते चले जाएंगे, होगा तो वही सब कुछ ना। आगे देखते हैं। फिलहाल ये देखिए दोस्तों, ये अंटार्कटिका है। ये अंटार्कटिका है जो ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। इस महाद्वीप के केंद्र में दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है एक तरीके से, ठीक है। अब ये जो है, यहाँ पर जो है दोस्तों, ये इसमें सिर्फ जो है हमको बर्फ़ ही मिलेगी। देखिएगा यहाँ पर हमको पूरा बर्फ़ ही मिलेगा और कुछ नहीं यहाँ पर मिलेगा। इसमें हमेशा बर्फ़ से ही ये ढका रहता है पूरी तरीके से। यहाँ पर किसी प्रकार का आपको मानव निवास नहीं मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का मानव निवास नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ के अलावा और कुछ है नहीं। बहुत सारे जो है यहाँ पर आपको देशों के शोध केंद्र ज़रूर मिलेंगे। जैसे हम अगर देखेंगे भारत का मैत्री और जो है, और भारती, जैसे हमारे कुछ शोध, भारत के 2 मैत्री और भारती, और कौन सा हमारा मैत्री और भारती, हमारे 2 शोध संस्थान है यहाँ पर। ओके दोस्तों, थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। डिटेल में यहाँ पर दिया गया है कि जो उत्तर अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका को ये जो स्थल संधि इसमें दिखाया गया है अलग से। स्थल संधि होता क्या है? स्थल संधि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है ना। और इसको समझ लेते हैं जल संधि क्या होता है। अब देखिए स्थल से क्या मतलब हुआ, स्थल मतलब जो स्थल को जोड़ेगा, और जल संधि जो जल का एक हमारा भाग होता है, जो मतलब जल के भाग को सकरे भाग को जोड़ता है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे इसमें देखते हैं जल संधि, ये देखिए सेम होगा। जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। ये इसमें हो गया। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भारत का एवं श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है। तो हमारी यहाँ पर ये हमारी पाक जल संधि स्थित है। कौन सी जल संधि स्थित है? पाक जल संधि। ओके ठीक है। अब ये देखिएगा यहाँ पर ये हो गया हमारा कंप्लीट मैप का। अब आ जाते हैं हम अपनी नोट्स पे। दोस्तों इसमें महासागरों के बारे में भी देख लीजिएगा। हमारे जो 5 महासागर हैं उनके बारे में भी देख लीजिएगा ये थोड़ा सा, ठीक है। जैसे हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा प्रशांत महासागर आ जाता है। ये कौन सा आ जाता है? ये प्रशांत महासागर हो गया। ये पूरा प्रशांत महासागर का एरिया हो गया। ये दक्षिणी महासागर में ये पूरा आ जाता है। ये अटलांटिक महासागर है जो एस आकार का एक तरीके से, जिसको बताया प्रशांत महासागर वृत्ताकार होता है, ठीक है ना दोस्तों। और हिंद महासागर, अब इसमें देखिएगा, जैसे ये देखिए हिंद महासागर के बारे में, ये इधर है, ये हमारा हिंद महासागर हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो अब दक्षिणी महासागर, तो हमारे दक्षिणी महासागर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक तरीके से हो ही गया। आर्कटिक हमारा महासागर, तो हमारा ये कहाँ ये हो जाएगा, ये आर्कटिक महासागर हो गया। ये हमारे 5 महासागर हो गए दोस्तों, ठीक है ना। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल नोट्स में देखेंगे कि क्या क्या इसकी और जो है जो फैक्ट्स हैं उनको समझने लायक हैं। जो समझने वाली चीज़ें हैं ज़्यादातर मैंने बता दी है आपको। अब इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, कुछ चीज़ें और आपको देखना है तो जैसे देख लीजिए। जैसे इसमें से हमारा ये वाला पार्ट जैसे दिया हुआ है, ये जैसे हमारा ये वाला पार्ट है, ये हमारा मेडागास्कर है, ठीक है दोस्तों।
और ये हमारा, ये जो इधर दिख रहा है, एक मिनट, ये दिख रहा है इधर, ये हमारा न्यूजीलैंड का पार्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया है ये हमारा, ये कंटिनेंट सब हम पढ़ ही चुके हैं हमारे, ठीक है। और ये हमारा लगभग, ये हमारा जापान है, ठीक। ये हमारा, और इसको अगर देखेंगे, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला हमारा ग्रीनलैंड का पार्ट है, ठीक है। ये हमारा अलास्का आ जाएगा, इधर का अलास्का हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ विशेष दिख नहीं रहा मुझे अभी फ़िलहाल यहाँ पे है, तो बहुत कुछ बताने के लिए जो मेन जो है हमारा 6 क्लास के हिसाब से इतनी चीज़ें समझने लायक थी जो मैंने बता दी है दोस्तों आप लोगों को। और आगे हम लोग देखते हैं, अब थ्योरी नोट्स को देखते हैं कि क्या है। आइए दोस्तों, विश्व के 7 महाद्वीप के बारे में पूरा देखते हैं अब डिटेल्ड नोट्स में जो भी लिखा हुआ है हम लोगों ने। तो आइए देखते हैं क्या है, इसको समझते हैं। जो विशाल जलराशि कि ये 7 महाद्वीप एक दूसरे से अलग हैं आकार की घटते क्रम में, इनका पूर्ण विवरण ये है। निम्नलिखित क्या क्या है देखते हैं। एशिया महाद्वीप, जो अभी बताया दोस्तों वही लिखा हुआ है इसमें, बस इसको समझना है थोड़ा सा आपको। ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, विश्व के सबसे, हमारा एशिया की बात करते हैं तो हमारा क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा तथा क्षेत्रफल का 1/3 भाग फैला हुआ है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ अलग तो है नहीं दोस्तों इसमें, है ना, कुछ अलग तो दिख नहीं रहा होगा आपको। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया तो वही है। इसे पश्चिम में यूराल पर्वत है, क्या है, पश्चिम में यूराल पर्वत है, ओके। पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है, क्या करता है, ये यूरोप से अलग करता है। तथा यूरोप एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है, ठीक। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अफ्रीका, जो हम लोगों ने पढ़ा है वही डिटेल्ड है और कुछ नहीं है इसमें। देखिए अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा महाद्वीप हमारा है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, जो विषुववृत्त इसी महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। ये इसका कहने का मतलब ये है कि हमारी जो विषुववृत्त रेखा है वो मध्य से होकर गुजरती है। बस इसके कहने का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। जो अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से हमारी तीनों रेखाएं गुजरती हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा था वही है दोस्तों, ठीक है। कर्क रेखा सब वही डिटेल में लिखा हुआ जो मैंने अभी फिगर में बताया है, वही डिटेल एक तरीके से उस रिटन फॉर्म में है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान हमारा कौन सा है, सहारा रेगिस्तान, जो अफ्रीका में स्थित है। तथा यह महाद्वीप चारों तरफ चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। विश्व की सबसे जो लंबी नदी है नील नदी कहाँ से होकर गुजरती है, अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। आगे दोस्तों उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं दोस्तों। उत्तरी अमेरिका में आ जाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं उत्तरी अमेरिका। देखिए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा, विश्व का तीसरा हो गया। तथा दक्षिण अमेरिका से ये एक बहुत ही सक्रिय स्थल भाग से जुड़ा हुआ जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। स्थल संधि के बारे में बताया था। स्थल का सकरा भाग जो हमारे जोड़ता है किसी दो स्थान को, वो हमारा क्या कहलाता है, स्थल संधि कहलाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है।
यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह है महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। ओके, अब आ जाते हैं हम दक्षिण अमेरिका की। जब हम दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो यह जो है हमारा दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध पर। इसके पूर्व में हमारा अटलांटिक तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर है। पूर्व में अटलांटिक तथा पश्चिम में हमारा प्रशांत महासागर है। पूर्व में अटलांटिक तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर है। पूर्व में अटलांटिक तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला इसके उत्तर से दक्षिण में फैले हुए हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों हम लोगों ने बात की थी, जैसे हमारा क्या था, इस फॉर्म में बना हुआ था। जब ऐसे ऐसे हम लोगों ने देखा था तो इस फॉर्म में बना हुआ था। तो एक हमारी ये जो जैसे ऐसे 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 कुछ बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो है एक हमारी एक पतली सी ऐसी आई थी एंडीज पर्वत श्रृंखला, वही है सबसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत इसके उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है। ओके, ठीक है, आ जाते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी हमारी बहती है। यहाँ पर हमारी विश्व की सबसे बड़ी नदी हमारी अमेजन नदी यहाँ पर बहती है। कौन सी नदी? अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका में कौन सी नदी बहती है? अमेजन नदी। ऐसे करते जाइए तो याद भी होता जाएगा। अब देखते हैं अंटार्कटिका। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है? ये जो है इस महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। जैसे हमारा लास्ट में यहाँ पर हम लोगों ने देखा था एक हमारा इस टाइप का, जो हम लोगों ने मैप में जब देखा था तो यहाँ पर जो इस टाइप का पूरा लंबा लंबा ऐसे दिख रहा था। तो हमारे यही जिसमें हमने मैत्री और भारती के बारे में बात की थी, ये लास्ट में अंटार्कटिका आ गया था। यहाँ पर अंटार्कटिका आ गया था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अंटार्कटिका आ जाएगा। तो उसी के बारे में बता रहा है कि ये हमारा चूँकि दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। यहाँ बहुत बड़े शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत की 2 प्रसिद्ध शोध संस्थान यहाँ स्थित है, जिसे मैत्री या भारती कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है, यूरोप। और जब हम यूरोप की बात करते हैं, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है तथा और एशिया से बहुत ही छोटा है। यह एशिया के पश्चिम में स्थित है और एशिया से बहुत ही छोटा है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यह जो है यूरोप जो है महाद्वीप 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। एक बार अगर दोस्तों और क्लियर करना तो आप मैप अपना खोल सकते हैं अगर, तो उससे क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जब हम लोग ग्लोब वाला देखे थे दोस्तों, तो इसमें ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ पर पड़ा था, ऐसा करके था ना ग्लोब में पूरा एक छोटा सा हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसा ऑस्ट्रेलिया। तो इसके यहाँ पर हमारा न्यूजीलैंड था। ठीक है ना, हम लोगों ने बात की थी, यहाँ न्यूजीलैंड था। ठीक है, इसी के ऊपर हमारा क्या आ जाता था, यहाँ पर हमारा एशिया महाद्वीप आ जाएगा ऊपर की तरफ। इसी के जस्ट हमारे बगल में हमारा क्या आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा। यूरोप के बारे में मैंने बताया था। और यहीं पर हमारा यूराल पर्वत जो हमारा यूरोप और एशिया को क्या करता है, जोड़ता है। हम लोगों ने इसकी बात की थी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। फिर एक हमारी ऐसी पतली सी पर्वत श्रृंखला आई थी, वो स्थल जल संधि, जिससे हमारा उत्तरी अमेरिका और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका जुड़ा हुआ था। हम ऐसे समझे थे कि नहीं, थोड़ा सा रफ डायग्राम बता दे रहा हूँ मैं। तो इससे हमारी ये जो स्थल जल संधि से जुड़ा हुआ था, जिसको हम क्या बोलते थे, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जुड़े हुए थे। ठीक है, आ जाए, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये हमारा जो है
ये चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्र से घिरा हुआ है, जिसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ओके। जलमंडल, जलमंडल की बात करते हैं तो ये पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है 71% जो है हमारी क्या है, जल है, और 29% हमारा क्या है, 29% हमारा स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। महासागर होते हैं, हिम नदियाँ होती हैं, भूमिगत जल होता है, वायुमंडल की जलवाष्प होती है। जल संकट का विरोधाभास, क्या पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97.5% से अधिक भाग जो है हमारा महासागरों के खारे जल के रूप में पाया जाता है। इसीलिए जो है हमारा जो पीने योग्य नहीं है, हमारे पानी है तो पानी 97.5% से अधिक महासागरों, ये सिर्फ जो है सिर्फ इसमें नमकीन पानी है जो पीने योग्य नहीं है, ये मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। ठीक है दोस्तों। शेष जल बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। मानव के लिए उपयोगी अलवण जल फ्रेश वाटर की बहुत ही कम मात्रा है। ठीक है, बहुत ही मात्रा कम है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी पानी की हमारी क्या होती, कमी महसूस होती है। यही रीज़न है दोस्तों, 97.5% जो है हमारा पानी जो जल है वो सिर्फ महासागरों को खारे जल के रूप में हमारा जो है यहाँ पर उपस्थित है। अगला, अब इसमें जैसे महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, इसकी हमारी कौन कौन सी तरंगे होती हैं, ज्वार भाटा होते हैं, महासागर होते हैं, धाराएं होती हैं। ठीक है, इसके 5 प्रमुख अवरोही क्रम दिया। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, जो हमारा अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये हमारा दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, अब हम एक एक करके आगे डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, जो हमें चीज़ें क्लियर होंगी जिससे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो है प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर हमारा कैसा है, वृत्ताकार है। ठीक है, यह सबसे बड़ा महासागर है और लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ठीक है ना, पृथ्वी का लगभग, यहाँ पर इसको डिटेल कर लेते हैं। पृथ्वी, जब हम उधर जाएंगे तो उसको कर लेंगे जूम थोड़ा सा। पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग जो है हमारा, एक सेकंड, हाँ, 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त इसी में स्थित है। ठीक है, किसमें, प्रशांत महासागर में। इसके चारों ओर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका स्थित है। इसके चारों ओर हमारे ये सब महाद्वीप भी हमारे स्थित है। ओके, अब ये देखिए दोस्तों, आ जाते हैं इसके बारे में हम लोगों को। प्रशांत महासागर ये कैसा है, वृत्ताकार है। अब आ जाते हैं अटलांटिक महासागर। जो हमारा अटलांटिक महासागर के बारे में बताया था अभी मैंने, वहाँ बताया था कि जो ईस्ट, एक सेकंड, ये जो हमारा इस टाइप से हमको दिखा था, यहाँ पर हमारा उत्तरी अमेरिका था, यहाँ पर हमारी एक दक्षिण अमेरिका था, यहाँ पर हमारा क्या था, यूरोप, एशिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक हमारा एक क्षेत्र मिल रहा था ना ऐसे, जो हमारा क्या है, जो हमारा अटलांटिक महासागर है। ये ऐसा आकार का इसीलिए बोला जाता है। अगर आपको देखना है तो मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा, ये जो है ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है दोस्तों, ये एक बार मैंने बता दिया, ये इस आकार का इसलिए कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है ये हमारा ये आर्कटिक महासागर है। ठीक है, बता चुका था सब अभी फिलहाल। अब आ जाते हैं अपने ऊपर, सब चीज़ें उसी से कवर हो जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, अब आ जाते हैं यहीं पे। तो हमारा ये जो है ये इस आकार का है। तो ये जो है विश्व का, अब इसको जूम करते हैं, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, पूर्वी किनारे पर यूरोप, अफ्रीका, अब इसको देखते हैं। हाँ, ये जो है इसकी
तटरेखा बहुत बहुत अधिक दंतुरित कटी फटी है, जो कि प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। अब ये देखिए दोस्तों, जो इसमें प्राकृतिक पोताश्रयों का मतलब क्या होता है? पोताश्रयों का मतलब पत्तनों का आदर्श दशा का मतलब यहाँ पर जो व्यापार के लिए अगर जैसे बंदरगाह हमको बनाना पड़ेगा, तो क्या होता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें, जैसे खाली ज़मीन उसमें जो है काफ़ी मिट्टी लगाना पड़ेगा, पत्थर जो भी जैसे भी एडजस्टमेंट करके उनको सागर के लेवल पर लाना पड़ेगा, जिससे आसानी से जो है जहाज आके लग पाए और उसमें सामान जो है पूरी तरीके से जो भी व्यापार की दृष्टि से जो भी सामान अगर एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो आसानी से क्या होगा, आ जा सकता है। वही चीज़ बताने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ये चीज़ें हमारी प्राकृतिक हैं, मतलब ये ऑलरेडी जो है ऐसे दंतुरित है इस टाइप का कि मतलब यहाँ पर आके यहाँ पर ऐसे लग जाता है, यहाँ पर आके ऐसे लग जाता है, यहाँ पर ऐसे लग जाते हैं, तो मतलब जितने भी जहाज़ें हैं यहाँ पर आके लग जाती हैं, जिससे आसानी से यहाँ पर व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए यहाँ पर आदर्श दशा पाई जाती है तथा व्यापार की दृष्टि से यह बहुत ही व्यस्त, सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापार की दृष्टि से ये बहुत ही व्यस्त महासागर है। आगे देखते हैं, हिंद महासागर। ये हमारा त्रिभुजाकार है। ये कैसा है? ये हमारा त्रिभुजाकार है। ये हमारा कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी हमारे देश भारत के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा कौन सा? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर हो गया। ठीक है, अब ये हमारे हिंद महासागर की बात करते हैं। तो हिंद महासागर हमारा त्रिभुजाकार है। ये एकमात्र ऐसा है जो, अच्छा ये हो गया हमारा दक्षिण महासागर। अब आ जाते हैं दक्षिण महासागर। ये हमारा दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका के चारों ओर, ठीक है, यह अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर ये उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में है। उत्तरी ध्रुव वृत्त के भीतर स्थित है। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। ठीक है, संकरे भाग से जुड़ता है जिसे हम बेरिंग जल संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बस अभी रीडिंग क्योंकि हम लोग सब पढ़ चुके हैं इसमें काफ़ी चीज़ें। अब आ जाते हैं स्थल संधि और जल संधि के बारे में। अभी हमने पढ़ा था, अभी ऊपर पढ़ा था कि स्थल का वह भाग जो किसी दो स्थलों को सकरा भाग जो दो भागों को जोड़ता है। जल संधि के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके थे। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, ये पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। अभी हम लोगों ने देखा था वहाँ पर ऊपर पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागर को जोड़ता है। ठीक है, ये स्थल का एक सकरा भाग होता है जो बड़े स्थलों एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे पनामा स्थल संधि उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। कौन सी? पनामा स्थल, ये हम लोग पीछे मैप में बताया था, वही रिटन फॉर्म में है। अब आ जाते हैं वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह हमें सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों जैसे पराबैंगनी किरणों से बचाता है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह से शुरू करने पर ये परतों का क्रम इस प्रकार है। जैसे हमारा क्या है, क्षोभ मंडल हो गया हमारा, ट्रोपोस्फीयर, ये सबसे निचली परत होती है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं या बादल वर्षा होती है। क्षोभ मंडल ये से याद रखिएगा कि जिसमें क्या होता है, विक्षोभ हो ज़्यादा मात्रा में, वही हमारा क्या होगी, वही हमारी क्षोभ मंडल होगी। ठीक है,
अब विक्षोभी होगा, बादल वर्षा ये सब होगा तो विक्षोभी तो होगा, मौसम संबंधी घटनाएं ये सब हमारी, तो क्षोभ से ऐसे ऐसे याद रखिएगा। अगला समताप मंडल, ये ओजोन गैस की परत होती है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श दशा पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हवाई जहाज़ उड़ाने की आदर्श दशा कहाँ पाई जाती है? हमारी समताप मंडल में। और मध्य मंडल में, इसमें अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस परत में प्रवेश करते हैं और जल जाते हैं। आयन मंडल या बाह्य वायुमंडल थर्मोस्फीयर, यहाँ रेडियो तरंगों के प्रसारण और उपग्रह के लिए उपयोगी है। रेडियो तरंगों का प्रसारण और उपग्रह यहीं पे होता है। आ जाइए आगे दोस्तों। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल वायुमंडल की बहिर्मंडल हमारी क्या होती है? वायुमंडल की बाहरी और पतली परत जहाँ हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन अंतरिक्ष में तैरती हैं, ये हमारा क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। ठीक है, आगे वायुमंडल का गैसीय संगठन, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। ठीक, वायुमंडल मुख्यतः नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार गैसों का प्रतिशत हमारा नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% और कार्बन हमारे लगभग 1% है। नाइट्रोजन हमारे जो है ये जीवों के विकास, प्राणियों की जैविक वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन जानते हैं सांस लेने की प्राणवायु कहा जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये कहीं लिखा होगा, ये देखिए, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, और ये पृथ्वी पर जो छोड़ी गई ऊष्मा होती है उसको भी क्या, उससे हमारी पृथ्वी को क्या रखती है? गर्म रखती है। ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का काम है, यह बहुत कम मात्रा में है। ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है और यह हमारी पृथ्वी को गर्म रखती है, जिससे पौधों की वृद्धि के लिए ये आवश्यक भी होती है। हमारे पौधों की वृद्धि इसके लिए आवश्यक भी है। अब देखिए ऊंचाई का प्रभाव एवं पवन का नियम। जब हम घनत्व एवं तापमान की बात करते हैं, वायुमंडल का घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, घनत्व तेजी से घटता है और ऊपर जाने पर तापमान भी घटता है। ऊपर जाने पर क्या होता है दोस्तों? तापमान भी घटता है। इसी कारण पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। जैसे देखा होगा कि जो पर्वतारोही होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन वगैरह लेके ऊपर चढ़ते हैं कि नहीं? ऑक्सीजन का टैंकर दोस्तों बांधे होते हैं, बहुत सारा वो सूट पहने होते हैं, बहुत सारे उनका एक ट्रैकिंग सूट भी होते हैं बहुत सारे। तो ये क्या है, ये सब इतना सब जो है मेंटेन करके चलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? तापमान घटता है, और तापमान घटता है तो हमारे हवा के घनत्व में कमी होती है, और जिसके कारण हमारी सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होगा तो वहीं पर वो उनकी चढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, समझ गए ना दोस्तों कैसे कंप्लीट हो जाएगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पवन वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस दाब में अंतर होता है। वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जो हमारी पवन जो है पृथ्वी पर दबाव डालता है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस दाब में अंतर होता है। वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। इसी गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। इसी गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं आगे। जीवमंडल के स्थल का थोड़ा इसको जीवमंडल स्थल जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवन की बहुत सी प्रजातियाँ जैसे सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारी के आकार में पाई जाती हैं। स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में व्यक्त किया गया है, जंतु और पादप। क्या है?
तो पर्यावरण असंतुलन और वैश्विक संकट के बारे में बात कर रहा है। क्या है भाई? पर्यावरण के तीन परिमंडल के बारे में हम लोग स्थल, जल और क्या था हमारा वायुमंडल। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये जब आपस में क्रिया करते हैं तथा लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटने से ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हाल ही में आई सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया था। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जक पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कोयला, जीवाश्म ईंधन दहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। कुछ हमारा भूमंडलीय तापन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा अत्यधिक वायुमंडल में CO2 की मात्रा CO2 की मात्रा अत्यधिक वृद्धि के कारण पृथ्वी के वैश्विक तापमान में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रक्रिया को वायुमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तथा भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधन के सीमित एवं विवेकपूर्ण उपयोग की अत्यधिक आवश्यकता होती है। मतलब ये कहने का मतलब इसमें दोस्तों कि वायुमंडल में अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो इसमें पृथ्वी के तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, और जब बढ़ोतरी हो जाएगी तो उसी को हम इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। अब ये जो है भूमंडल की जो हमारे इस संतुलन में अगर डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो इसीलिए हमको बहुत सारी चीज़ें जो संसाधन, पृथ्वी के संसाधन हैं, पेड़ पौधे, मिट्टी, बहुत सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को बहुत जो है सावधानी से यूज करना चाहिए, इसमें असंतुलन ना होने पाए प्रकृति में। बस आगे देखते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर बस बचे हैं, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों, और इसके क्वेश्चन आंसर ही हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर में दोस्तों। तो पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडलों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कौन कौन से हैं 4 प्रमुख परिमंडल? कौन कौन से? जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। ठीक है, और भूमंडल, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा जलमंडल, भूमंडल और जीवमंडल, ये इनके बारे में बात हो गई। ठीक है, अगला, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। कुछ खास नहीं इसमें। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बताएं दोस्तों कौन कौन से? हमारे ऑस्ट्रेलिया, एक ऑस्ट्रेलिया था जो इधर साइड में था, अरे ये जो इस टाइप का ऐसे बना हुआ था हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, और अंटार्कटिका तो हमारा तो कहाँ था? वो तो हमारा साउथ पोल पर था हमारा अंटार्कटिका, जिसमें हमने क्या 2 हमारे द्वीप भी थे। ठीक है, मैत्री, गंगोत्री। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसमें देखते हैं, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये हमारी कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? आइए आगे देखते हैं भाई, क्यों कहते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह? क्योंकि इसमें 71% हमारा क्या है? 71% हमारा जल है, भाग जल का विस्तार पाया जाता है, और 29% हमारा भाग स्थल है। अंतरिक्ष से देखने पर जल की इस प्रचुरता के कारण ये हमको कैसे दिखाता है? नीला दिखता है। इसे इसलिए क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है,
ओके, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। ओके, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? पृथ्वी के कुल स्थलीय भूभाग का अधिकांश भाग बहुत बड़ा है, ठीक है, अधिकांश हिस्सा बहुत बड़ा है, उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। क्योंकि जो हमारा पृथ्वी का कुल स्थलीय भूभाग जितना भी है वो उत्तरी गोलार्ध में ही है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? जीवमंडल स्थल, जल, हवा के बीच एक सीमित तथा दुर्लभ क्षेत्र है जहां जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। यहाँ मनुष्य सहित सभी जीवित प्राणी एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जीवित रहने के लिए जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया तथा यूरोप को अलग करती है? कौन सी? यूराल। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़ा हुआ है? स्थल जल संधि से। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन का। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? थलमंडल जो बोल रहा है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। अब इसमें देखिए, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। हिंद महासागर का नाम किस देश पे नाम? तो हिंद महासागर का नाम एक देश पर नाम पर रखा गया, हिंदुस्तान के नाम, हिंदुस्तान जो अपना हिंदुस्तान के उस पर ही हिंद महासागर रखा गया है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा का एक सीमित भाग जो जीवन के लिए सहायक है। हमारा जीवमंडल क्या होता है? स्थल जल तथा हवा का सीमित भाग जो जीवन के लिए हमारा क्या है? सहायक है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप के साथ एक अगर यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ अगर बोलेंगे तो यूरेशिया कहा जाता है। पूरा रिवीजन हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, बस अब कुछ नहीं है इसमें दोस्तों। सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम लिखिए तो एशिया, ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा। सब कौन बड़ा, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो हमारा कौन सा? यूरोप बड़ा हो जाएगा हमारा। ग्रीडों की गिनती के आधार पर यूरोप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों देखिए, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो हम लोगों ने कवर किए हैं। और ये नोट्स ऐसे दोस्तों मैंने बनाए हुए हैं कि इसमें NCERT का कोई भी पार्ट बच नहीं रहा, कुछ भी इसमें बच नहीं रही। ये अगर आपने कर लिया दोस्तों तो कुछ भी नहीं बच रहा है, ये समझ लीजिए आप। लाइन बाय लाइन से नोट्स बने हुए हैं, फिगर से जो भी चीज़ें बन सकती हैं क्वेश्चन के फॉर्म में वो इम्पॉर्टेंट वो भी ली गई हैं। आप इसको पढ़िएगा अच्छे से, आप एक बार NCERT देख लीजिएगा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इससे छूटा हुआ है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। ये समझ लीजिए जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सभी इसमें जो है इंक्लूड कर ली गई हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और कल हम इसकी क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस करेंगे। जितने MCQ इस चैप्टर से बन सकते हैं उसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है पूरा, लगभग इस काफ़ी डिटेल्स थी इसमें, काफ़ी इतने चैप्टरों में यही एक सबसे बड़ा चैप्टर है जितना लंबा, लगभग 54 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं, 55 मिनट हो गए हैं और ये जो है होता है कंप्लीट हो गया फिलहाल। चलिए, थैंक यू दोस्तों।